हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। रेखाएं और कोण आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, 6th में, 7th में, 8th में, और इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी। इस बार हम उसी का रिवीजन करेंगे और थोड़ा सा अपग्रेड पढ़ेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट। यस, रेखाएं हैं कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन्स एंड एंगल। क्लियर। अब देखो ये कुछ इसका थ्योरी पार्ट है। हाँ, अब सबसे पहले आधारभूत पद और परिभाषाएं याद कीजिए कि एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखाखंड कहलाता है। जैसे जिसके दो अंत बिंदु हो उसको हम रेखाखंड कहते हैं। इसको अगर मैं ए और बी नाम दूं तो ये ए बी है। क्लियर। और इसको मैं डिनोट कैसे करती हूं, देखो ए बी दिस। क्लियर। नेक्स्ट, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो तो किरण कहलाता है। अब जैसे ये कोई रेखा है जिसका एक अंत बिंदु है लेकिन एक रेगुलर आगे बढ़ रहा है, ऐसे। क्लियर। तो ये ए एंड बी, तो इसको मैं ए बी से डिनोट करूंगी और इसका साइन होगा वन एरो साइन, वन साइड एरो है, क्योंकि इसमें तो देखो दोनों पॉइंट फिक्स थे, दो पॉइंट फिक्स है, इसके दोनों ही अंत बिंदु थे, लेकिन इसमें एक अंत बिंदु इधर वाला तो रेगुलर बढ़ ही रहा है। और थर्ड, रेखाखंड AB को AB से व्यक्त करते हैं जिसके ऊपर सिंगल डैश है। उसकी लंबाई को AB से व्यक्त किया जाता है। AB, हाँ, और किरण को किससे, AB और एक एरो का साइन, तो वो किरण का साइन है। और रेखा AB को देखो एक जो, और रेखा को हम कैसे डिनोट करते हैं, जिसके दोनों तरफ एरो हो, जैसे A और B, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, AB, ये वाले साइन। क्लियर। तो रेखाखंड और किरण तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। रेखा सिर्फ जो ए बी दोनों अंत बिंदु हैं, किरण जिसका एक अंत बिंदु है। ठीक है। और रेखाखंड जिसके दोनों ही अंत बिंदु नहीं है, यानी दोनों तरफ वो रेगुलर आगे बढ़ सकती है। क्लियर, समझ में आया तीनों में डिफरेंस, रेखाखंड, किरण और रेखा में, तीनों में। अब रेखा AB, किरण AB और रेखाखंड AB को उसकी लंबाई को एक ही संकेत AB से व्यक्त करें। अब हम तीनों को AB से ही व्यक्त करेंगे तथा इसके संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। कभी कभी छोटे अक्षर L, M, N इत्यादि का प्रयोग रेखाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे हम पहले लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा, जैसे इसको मैं रेखा AB को लाइन L बोल सकती हूँ, M बोल सकती हूँ, N, तो मतलब उस पूरी रेखा को या रेखाखंड को मैं L, M ऐसे कोई भी नाम दे सकती हूँ। जरूरी नहीं कि मैं उसको AB ही बोलूँ, उसको रेखा L भी बोल सकती हूँ, रेखा M भी बोल सकती हूँ, ऐसे। तो सिर्फ एक वर्ड से भी इसको डिनोट कर सकती हूँ। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं, अन्यथा वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। देखो अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर हो, ये देखो जैसे मैंने एक रेखा खींची और तीनों एक ही लाइन पे है, तो वो कौन से कहलाएंगे, संरेख बिंदु। और अगर अलग अलग है देखो तो वो संरेख नहीं होंगे। तो इंग्लिश में संरेख को क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, एंड असंरेख को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। क्लियर। अगर वो एक ही लाइन पे तीनों बिंदु है तो वो संरेख होंगे, और वो अलग अलग जगह है तो वो असंरेख होंगे। याद कीजिए, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो वे कोण बनाती है। जैसे एक कोई बिंदु है, उससे एक किरण ये निकली और एक किरण ये निकली, तो इससे कोण का निर्माण हुआ ना, बीच वाला हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। तो ये कोण का निर्माण होता है, और कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। अब जैसे ये भुजा और ये भुजा, तो ये इसकी भुजाएं कहलाती है, जिसको आर्म्स या साइड्स बोलते हैं। और वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। अब ये जो लास्ट वाला बिंदु है ना, ये इसका शीर्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स कहलाता है। आप पिछली कक्षाओं में विभिन्न प्रकार के कोणों जैसे न्यून कोण, एक्यूट एंगल, समकोण, राइट एंगल, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल और प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था ना, ये सारा हमारा पिछली कक्षाओं का रिवीजन है, तो एक बार हम देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले बताओ न्यून कोण क्या था, जिसकी वैल्यू
लेस देन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से कम, तो वो होता है न्यून कोण। 90 से कम है ना इसकी वैल्यू, जैसे 90 से कम कुछ भी हो सकती है, 50, 60, 70, लेकिन 90 से कम और 0 से ज़्यादा, तो यानी 10, 20, 30, 40 ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो। नेक्स्ट, समकोण, जिसकी वैल्यू 90 के बराबर हो वो मेरा समकोण, राइट एंगल। अधिक कोण, ये देखो जिसकी वैल्यू 90 तो यहाँ होता है, अब ये 90 से कुछ ज़्यादा, तो कितना हो गया, और 180 से कम, ये भी बात ध्यान रखना, 90 से तो ज़्यादा और 180 से कम, बीच में, उनके बीच में, यानी 90 से 180 के बीच में कोई भी वैल्यू, 110 हो सकती है, 130 हो सकती है, 170 हो सकती है, 179 हो सकती है, लेकिन 180 नहीं हो सकती, क्योंकि 180 से कम होना चाहिए। क्लियर। अब है ऋजु कोण, जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, तो जिसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। क्लियर। ये देखो ये वाली 180 डिग्री जिसका मान होता है वो होता है मेरा ऋजु कोण, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। अब है मेरा प्रतिवर्ती कोण। देखो ये कोण तो सब आपको पता होंगे, खाली प्रतिवर्ती कोण में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अब देखो प्रतिवर्ती कोण, ये मेरा एक कोई कोण दिख रहा है आपको, न्यून कोण, वो नहीं, उसके अलावा ये जो पूरा 360 पे बन रहा है ना, वो मेरा प्रतिवर्ती कोण है। वापस देखो ध्यान से, ये मेरा कोई एंगल है, ये नहीं लेना है, उसके अलावा यहां से शुरू होके पूरा जो एंगल है वो प्रतिवर्ती कोण है, जिसका मान 180 से कम, ज्यादा और 360 से कम होता है। जैसे आप 200 रख सकते हो, 260, 300, 350, ऐसे कोई भी, मतलब 180 से तो ज्यादा और 360 से कम। क्लियर हो गए। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। क्लियर है, पांचों एंगल समझ में आ गए ना। करें आगे, चलो देखो अब इसका थ्योरी पार्ट भी पढ़ लेते हैं तो आपको रिवीजन हो जाएगा। एक न्यून कोण का माप 0 और 90 के बीच में होता है। यस, 0 और 90 के बीच में है ना। समकोण का माप कितना होता है, 90 डिग्री। नेक्स्ट, 90 से अधिक पर, हाँ समकोण का मान 90 से अधिक परंतु 180 से कम वाला कौन था, अधिक कोण। और उसके बाद में ऋजु कोण 180 के बराबर। प्रतिवर्ती कोण, वह कोण जो 180 से तो अधिक है परंतु 360 से कम है, ये वाला, तो वो कौन सा है मेरा, ऋजु कोण, सॉरी प्रतिवर्ती कोण। इसके अतिरिक्त यदि कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पिछली लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था ना कि जैसे दो एंगल हैं, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे ये कोई मेरा 40 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तो ये मेरे क्या कहलाएंगे, पूरक कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सेकंड, वे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। यानी दो एंगल जैसे 180 पर बने कोण, एक कोण को ये ए है और दूसरा कोण बी है, तो इन दोनों का कोण योग हो गया ना 180 डिग्री। देखो ये एक ही रेखा पर बने, तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। क्लियर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण 90 डिग्री और संपूरक कोण 180 डिग्री, जिनका कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर। अब ये जो अभी तक हमने पढ़ा वो चीजें समझ में आई। रेखाखंड जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, किरण जिसका एक अंत बिंदु होता है लेकिन एक साइड में वो रेगुलर बढ़ती है, उसके बाद में रेखा जिस दोनों ही अंत बिंदु नहीं है, दोनों साइड में आप बढ़ा सकते हो। फिर हमने कोणों के बारे में पढ़ा, न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम है, समकोण जो 90 डिग्री के बराबर है, अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक है, उसके बाद में ऋजु कोण जो स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री है, उसके बाद में प्रतिवर्ती कोण यानी जो 180 से तो ज्यादा है और 360 से कम है, ये पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि पूरक कोण, पूरक कोण यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब दो कोई से भी पैर हो सकते हैं, 40-50 के ले सकते हो, 45-45 के ले सकते हो, 60 और 30 के ले सकते हो। मतलब उसका मतलब ये है कि अगर आप उन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो आपका सम 90 डिग्री आना चाहिए, योग उसका 90 डिग्री आना चाहिए, तो वो पूरक कोण है। उसके बाद में हमने पढ़ा समपूरक कोण,
यानी उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे आप दोनों 90-90 के ले सकते हो, या 100 और 80 तो भी 180 हो गया। आप कोई से भी पेड़ ले सकते हो, ऐसे 70 और 110 ले सकते हो, दोनों को जोड़ोगे तो 180, तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आया? चले आगे अब। यस, अब हम पढ़ते हैं आसन्न कोण। देखो लास्ट क्लासेस में हमने आसन्न कोण भी पढ़ा था, जिसमें देखो दो कोण है, कोई ये एक कोण है, ये देखो कोणों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। इधर देखो, आपको अगर इसमें सिर्फ एक लाइन है तो ये कोण अलग है, और इसमें डबल लाइन है तो ये कोण का मान अलग है। ऐसा नहीं है, आप दोनों को बिल्कुल एक मत समझना। अगर दोनों में ही डबल लाइन होती तो वो दोनों सेम होते, लेकिन एक में सिंगल लाइन है और एक में डबल लाइन है, तो इसलिए दोनों का कोणों का मान अलग अलग है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोण अलग अलग है। अब देखो ये मेरे आसन्न कोण है। अब आसन्न कोण की विशेषता मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना। देखो पहले इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। अब देखो अगर इस एंगल की बात करूं और इस एंगल की बात करूं तो इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ है, एक बिंदु उभयनिष्ठ है, ये देखो शीर्ष उभयनिष्ठ है, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी ये वाली और ये वाली दोनों साइड वाली, वो उस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ है। क्लियर, ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। पहली, भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, दूसरा शीर्ष, और तीसरी क्या थी, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उसके दोनों साइड होती। चलो अब हम चेक करें कंडीशन। फर्स्ट, भुजा उभयनिष्ठ है, देखो एक ये कोण है और एक ये कोण है, इसमें भुजा उभयनिष्ठ है, यस है। बिंदु उभयनिष्ठ है, बी बिंदु उभयनिष्ठ है, ये भी है। और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी ए बी और बी सी, वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ है यस, तो ये मेरा आसन्न कोण होता है। ये आप कंडीशन आप चेक कर सकते हो। क्लियर, चले थ्योरी पार्ट पढ़े। यस, पिछली कक्षाओं में आसन्न कोण, जिसको एडजेसेंट एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि, फर्स्ट पॉइंट, उनमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, यस शीर्ष मेरा बी है, उभयनिष्ठ है। एक भुजा उभयनिष्ठ हो, यस डी बी मेरी भुजा उभयनिष्ठ है, और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हो। तो इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर है कि नहीं दोनों साइड में, यस। तो आकृति 6.2 में एंगल ए बी डी और डी बी सी आसन्न कोण है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों आसन्न कोण है। किरण बी डी, अब इसमें कौन कौन उभयनिष्ठ है, देखो बी डी उभयनिष्ठ भुजा, यस, बी इनका उभयनिष्ठ शीर्ष, और बी ए और सी ए वे भुजाएं हैं जो उभयनिष्ठ नहीं है। क्लियर, इसके अतिरिक्त जब दो कोण आसन्न कोण होते हैं तो उसका योग तो उस कोण के बराबर होता है जो इनकी उन भुजाओं से बनता है जो उभयनिष्ठ नहीं है। क्लियर, देखो इसका मतलब ये है कि उनका टोटल योग ये पूरा होगा, है ना, डायग्राम में दिख रहा है। अगर जैसे मैं इसको एंगल 1 मानूं और इसको 2 मानूं तो इसका मतलब है, और ये पूरा मेरा है 3, एक बार आपके समझने के लिए, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू पूरा एंगल 3 हो सकता है ना। तो इसका मतलब आसन्न कोणों का योग इसके टोटल जो दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यही तो अपन बोल रहे हैं। तो यस, तो अब ये देखो, तो इसका मतलब यही हो गया ना कि ए बी सी इक्वल टू ए बी डी और डी बी सी। तो ए बी सी कहाँ है, देखो ए बी सी मतलब ये पूरा, इसका ये पूरा कितना होगा, दोनों के योग के बराबर। तो यानी इसके ए बी डी के योग और डी बी सी के योग दोनों के योग के बराबर होगा, दो आसन्न कोणों का योग। तो बस यही बोल रहा है कि ए बी सी इक्वल टू ए बी डी प्लस डी बी सी। क्लियर, आसन्न कोण समझ में आया ना। आसन्न कोण जिसमें भुजा उभयनिष्ठ होती है, एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती है वो उसके दोनों ओर होती है, और उसका टोटल योग कितना होता है, जो उसकी बाहरी भुजाओं से बनता है उस कोण के बराबर उसका योग होता है। ये हमारा आसन्न कोण था। अब देखिए ये कोई एंगल ए बी सी है, ये पूरा एंगल है, और ए बी डी, अब ए बी डी का है, देखो ए बी और डी, ये कोई एंगल है मेरा, आसन्न कोण नहीं है। अब देखो ये आसन्न कोण है क्या, पहले तो आप देखो कि ए बी सी का है, ए बी सी यानी मेरा पूरा एंगल,
और सेकंड बोल रहा है DBC। अब देखो ये DB और C ये वाला एंगल, दो एंगल है, तो ये दोनों आसन्न है क्या? देखो आप ध्यान से देखो, इन दोनों में देखो ये तो पूरा एंगल हो रहा है, और लेकिन ये इतना सा, अब इसमें कोई आसन्न भुजा नहीं है जो इन दोनों के बीच में आसन्न हो। आप बोलोगे ये वाली है, ठीक है, आपने ये वाली मान ली, बट जो भुजा आसन्न नहीं है वो उसके दोनों तरफ हो। अब इसके इधर भी कोई भुजा नहीं है, इधर तो है लेकिन ये इधर भुजा नहीं है, तो वो विपरीत दिशा में भुजा नहीं है, तो ये हम आसन्न नहीं मान सकते, क्योंकि ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ये क्योंकि ये कोण इस पूरे कोण के ऊपर जा रहा है, तो ये आसन्न कोण नहीं हो सकते। आसन्न कोण दो अलग अलग कोण होंगे, हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल पास पास होंगे और दो अलग अलग कोण होंगे। ऐसा नहीं कि एक उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है या उसके ऊपर प्रतिछाएं कर रहा है, तो वो कोण वो आसन्न कोण नहीं कहलाएंगे कभी भी। जैसे ओवरलैप कर रहे हैं वो वाले कोण आसन्न कोण नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ये कोई आकृति 6.2 में उभयनिष्ठ भुजा BA और BC एक रेखा बनाए तो आकृति 6.3 जैसा ही लगेगा। इस स्थिति में ABD और DBC का एक रेखीय युग्म है। देखो ये दोनों रेखीय युग्म हो गए ना, 180 डिग्री पर रेखीय युग्म बनाते हैं, तो आसन्न कोण रेखीय युग्म भी बना सकते हैं। क्लियर? जैसे ये एक रेखा में भी हो सकते हैं, तो उनका योग कितना होगा रेखीय युग्म का? 180 डिग्री, है ना? यस। चलो अब देखो, ये तो हमने रेखीय युग्म पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये भी हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। देखो, दो रेखाएं अगर आपस में एक दूसरे को क्रॉस काटती है, ये कोई रेखा AB और CD है, AB और CD ये बिंदु O पे काट रही है, तो जो आमने सामने वाले कोण होते हैं ना, वो शीर्षाभिमुख कोण किया जाते हैं। जैसे आपने कभी कैंची देखी है, जैसे क्रॉस शेप में, तो जो आमने सामने वाले जैसे अपोजिट वाले एंगल हमेशा इक्वल होंगे। दो रेखाएं आपस में काटी, देखो जैसे ये दो रेखाएं क्रॉस में काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, और इसके इधर वाला एंगल और इधर वाला वो हमेशा बराबर होंगे। क्लियर? मतलब आमने सामने वाले। देखो, आप शीर्षाभिमुख कोण, जिसको वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहते हैं, को याद कर सकते हैं। जो दो रेखाएं मान लीजिए AB और CD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है, तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म हैं। इनमें से एक है AOD ये वाला, दूसरा BOD नीचे वाला, BOC नीचे वाला, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और दूसरा युग्म आप बता सकते हो? चलो बताओ कौन सा हुआ? एक तो AOC ये और DOB आपस में आमने सामने वाले देख लेना, आप कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि अगर आप पास पास वाले लोगे ना तो वो तो आसन्न, जैसे आपने ये एंगल और ये एंगल, ये तो आसन्न कोण हो गए, और ये रेखीय युग्म भी है। देखो एक 180 डिग्री की लाइन पे बन रहे हैं, तो ये रेखीय युग्म भी है। लेकिन हमको अभी इसने क्या पूछा है? शीर्षाभिमुख कोण, नाम से ही पता चल रहा है शीर्ष के विपरीत अपोजिट वाले कोण के बारे में बोल रहा है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो रेखाएं अगर आपस में क्रॉस करती है तो वो प्रतिच्छेदी कहलाती है, और दो रेखाएं अगर आपस में समांतर चलती है तो वो अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। देखो, अगर आप मुझे बोलोगे कि ये तो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है ना, आप एक बार ऐसे बोलोगे कि ये दोनों रेखा का क्रॉस करिए, लेकिन अगर मैं इनको और आगे बढ़ाऊं तो वो किसी बिंदु पर जाकर जरूर प्रतिच्छेदित करेगी, इसलिए ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। सिर्फ अप्रतिच्छेदी रेखाएं वही होगी जो समांतर होगी, क्योंकि देखो समांतर रेखाएं हमेशा बराबर डिस्टेंस पे होगी, इनके बीच का डिस्टेंस, क्योंकि अगर हल्का सा भी टेढ़ा हुआ ना, ऐसे मैंने हल्की सी भी टेढ़ी बना दी, तो अगर इसको मैं आगे और बढ़ाऊं तो किसी न किसी बिंदु पे वो कट कर लेगी। इसलिए रेखा का समांतर होना जरूरी है, तब वो प्रतिच्छेदित नहीं होगी। जैसे आपने रेल की पटरी देखी है ना, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे आगे चलती है, कभी वो मिलती है आपस में दोनों? नहीं, तो वो एज अ समांतर रेखा है। और प्रतिच्छेदी ये रेखा यानी जो क्रॉस करती है। डिफरेंस समझ में आ गया प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी में? चले आगे। अब देखो, यहाँ पे कोई दो आकृतियां 6.5 का फर्स्ट और 6.5 का सेकंड है। इसमें देखो, ये PQ और RS, ये कोई दो रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, देखो ना क्रॉस कर रही है।
और अप्रतिच्छेदित रेखाएं PQ और RS, ये देखो बिल्कुल पैरेलल चल रही है, तो ये आपस में कभी भी नहीं मिलेगी क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस है ना हमेशा बराबर रहेगा, और ये रेखाएं आपस में क्रॉस हो रही है। तो इस रेखा की अवधारणा को याद भी कीजिए और वह दोनों दिशाओं में निश्चित रूप से विस्तृत होती है। PQ और RS आकृति 6.5 का फर्स्ट में प्रतिच्छेदी है और 6.5 का सेकंड में समांतर है। ध्यान दीजिए कि इन दोनों समांतर रेखाओं के विभिन्न बिंदुओं पर उनके उभयनिष्ठ लंबों की लंबाई समान रहती है और यह समान लंबाई दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है। देखो इन दोनों के अगर लंब डालो में तो इसकी लंबाई हमेशा समान रहेगी और यही इसके बीच की दूरी भी है। बीच में देखो इसके बीच की डिस्टेंस यही है ना जो हमेशा सेम है। ये तो ये जो लंब की जो दूरी है ना वो हमेशा सेम रहेगी किसमें, समांतर रेखा में। क्लियर। प्रतिच्छेदी रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखा जिसको हम समांतर रेखा भी कहते हैं, पैरेलल लाइन भी कहते हैं, तो उनमें डिफरेंस दोनों में समझ में आ गया कि प्रतिच्छेदी रेखा है जो आपस में क्रॉस में होती है और पैरेलल लाइन जो बिल्कुल ऐसे जो कभी नहीं मिलती आगे जाके, बिल्कुल उनके बीच की डिस्टेंस है ना हमेशा सेम रहेगी ऐसे। क्लियर। यह समांतर लंबाई दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है। क्लियर। यहां तक हमने रेखाओं के बारे में पढ़ा। अब हम कोणों के युग्म के बारे में पढ़ेंगे। अब कोणों के युग्म, अभी हमने कुछ कोणों के युग्म जैसे पूरक कोण, समपूरक कोण, आसन्न कोण और कोणों का रेखीय युग्म इत्यादि परिभाषाओं के बारे में पढ़ा है। देखो वापस रिवीजन करवाती हूँ। पूरक कोण जिसका सम 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। समपूरक कोण जिसका सम 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण, ये देखो जैसे ये आसन्न कोण है, एक कोण ये और एक कोण ये आसन्न कोण है। और रेखीय युग्म यानी जो 180 डिग्री पे बनते हैं, अब वो ये देखो जो 180 डिग्री पे बनते हैं तो वो संपूरक भी हैं और आसन्न भी हैं और रेखीय युग्म भी है। तो ये वाली जो कंडीशन है ना वो 3 फॉलो कर रही है, आसन्न भी है, संपूरक भी है और रेखीय भी है ना। तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है ये डायग्राम, तो इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब आप उन कोणों के संबंध पर विचार करें जिन्हें कोई किरण किसी रेखा पर स्थित होकर बनाती है, जैसे कि आकृति 6.6 में रेखा AB और किरण OC। देखो ये कोई रेखा है और ये OC कोई किरण है, ये जो इसके ऊपर इसको कट कर रही है। तो O पर बनने वाले कोण क्या हैं? अब इसमें O पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं आप अगर बताओ तो O पे कौन कौन से कोण बनेंगे? तो आप कहोगे 3 कोण बन रहे हैं, AOC ये कोण, फिर आप बोलोगे COB ये दूसरा कोण, और आप बोलोगे AOB ये पूरा कोण भी तो बन रहा है ना पूरा। ये हो गए ना 3 कोण, पहले तो एक एंगल, ये दूसरा वाला एंगल और ये पूरा तीसरा एंगल, तो हो गए ना 3 कोण। क्लियर। तो ये 3 कोण हो गए। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि ये पूरा एंगल में देखो तो ये इसके सम और इसके सम के बराबर है कि नहीं है। एक बार आपको दिख रहा है ना कि अगर मैं इस कोण और इस कोण को जोड़ूं तो ये पूरे कोण का मान आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि AOC प्लस BOC इक्वल टू AOB, है ना। AOC प्लस BOC ये तो इसका पूरे का मान इसका पूरा आ गया, तो ये मैंने इसको लिख दिया। अब हमको लाइन में क्या दिख रहा है कि AOB कितना है, AOB पूरा ये कितना दिख रहा है आपको 180 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो AOB को मैं 180 डिग्री लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये रेखीय युग्म है और जिसका रेखीय युग्म का मान होता है 180 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि AOC और एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, समझ में आया ना, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री हैं। तो अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? देखो, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 होता है ना। जैसे एक रेखा पर एक किरण खड़ी है तो इन दोनों के द्वारा 2 कोण बनते हैं ये, तो इन दोनों का मान 180 डिग्री होता है ना। अभी हमने देखा क्लियर कि और ये दोनों आपस में आसन्न कोण है कि नहीं है। जैसे ये कोण और ये वाला एक कोण और कोण 2 ये दोनों आपस में आसन्न कोण है और इन दोनों का मान कोणों का योग होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखीय युग्म है। देखो लाइन,
तो ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। याद कीजिए, जब दो आसन्न कोणों का योग 180 है तो वो रेखीय युग्म बनाते थे। क्लियर है ना? हमने पढ़ा था कि अगर दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो रेखीय युग्म बनाएंगे, वो एक सीधी रेखा पर होंगे। अभिग्रहित 6.3 में यह दिया है कि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो। इस दिए हुए से हम निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या हम 6.1 के विपरीत इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो किरण एक रेखा पर खड़ी होती है। मतलब आप उल्टा भी लिख सकते हो कि या तो आप बोल सकते हो कि एक रेखा पर एक किरण लाई कर रही है, उस पर खड़ी है, तो उन दोनों कोणों का मान 180 डिग्री है। और अगर कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो उसकी किरण एक रेखा पर खड़ी है। दोनों बात एक ही है, आप उल्टा भी बोल सकते हो। क्लियर? अब देखो 6.1 कथन 2 के विपरीत है। इनमें से प्रत्येक को दूसरे का विलोम कन्वर्स कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ आकृतियां दी गई है। आकृति 6.7 में दर्शाए अनुसार आसन्न कोण हमको खींचना है। प्रत्येक परिस्थिति में उभयनिष्ठ भुजाओं में से एक भुजा के अनुदिश एक पटरी रखिए और क्या दूसरी भुजा भी इस पटरी के अनुदिश स्थित है कि नहीं। अब देखो इसमें आसन्न कोण हमको फर्स्ट वाले में बताना है। ये 30 है और ये 60 है, तो ये आपस में आसन्न कोण है 30 और 60। और ये संपूरक कोण भी, सॉरी ये पूरक कोण भी है क्योंकि इसका मान कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो पूरक कोण भी है। अब इसमें 80 का संपूरक सॉरी आसन्न कोण है 60 डिग्री। अब ये देखो ये एक पटरी है, सीधी पटरी, उसके यहाँ 55 है और यहाँ 125 है। तो देखो अगर मैं दोनों को जोड़ लो 125 और 55 180 डिग्री, यानी ये अगर किसी भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो इसका मतलब वो एक उसका मान 180 डिग्री है। इसका मतलब वो एक सीधी रेखा है। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि 180 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। तो इससे ये हम बोल सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं कि ये एक पटरी है और एक सीधी रेखा है। लेकिन इन दोनों के केस में ये नहीं था, क्योंकि अगर मैं 60 और 80 को जोड़ूं तो उसका मान 180 नहीं आता है। ठीक है, अब इसको भी जोड़ूं तो ये 90 डिग्री है, तो यानी ये सीधी रेखा नहीं है। अब ये 70 और ये 150 है, दोनों 150 और 70 0, ये कुछ 220 डिग्री आ रहा है। क्लियर? तो अब ये इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन करूं तो क्या ये एक बिल्कुल संपूरक रेखा 180 डिग्री बन रहा है क्या? ये लाइन ये भी नहीं बन रही, क्योंकि इसका मान 220 डिग्री आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है। अगर ये ऐसे कुछ होता तो मेरा स्ट्रेट लाइन हो सकती थी, लेकिन ये 220 आ रहा है, 180 से तो ज्यादा है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन रेखीय युग्म नहीं है। तो ये हम चेक कर सकते हैं। अब देखो 6.3 में सिर्फ थर्ड में ही दोनों उभयनिष्ठ भुजाएं पटरी के अनुदिश है। देखो इस वाले जो थर्ड डायग्राम था ना, ये इसमें ही सिर्फ ये रेखीय युग्म में थी, पटरी के अनुदिश थी, उसके अलावा किसी में भी नहीं थी। तो यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। यस, तो स्पष्ट कारणों से उपरोक्त दोनों अभिग्रहों को मिलाकर रेखीय युग्म अभिग्रहित लीनियर पेयर कहते हैं। ओके, यानी जब उस स्थिति की जांच कीजिए जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है। अब ये आगे नेक्स्ट वाली कंडीशन बता रहा है, तो आपको रेखीय को समझ में आ गया कि जब दो रेखाएं आपस में 180 डिग्री का कोण का निर्माण करती है तो वो रेखीय युग्म होता है। ये हमने अभी तक पढ़ा है। अब हम एक प्रमेय 6.1 स्टार्ट करते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। क्लियर? इसको हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट, शीर्षाभिमुख कोण के अगर मैं पैर देखने को बोलूं कौन कौन से जोड़े बन रहे, तो आप बोलोगे AOC BOD, ये बना। सेकंड AOD, ये वाला, BOC, ये वाला, दो जोड़े बन गए आपस में, है ना। तो हमको सिद्ध करना है कि AOC, ये वाला कोण
और ये वाला बराबर है, मतलब आमने सामने वाला बराबर है कि नहीं, हमको ये प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले मैं एक आइडिया लगा सकती हूँ कि मेट्रिक मुझे पता है कि अगर मैं एक रेखा, ये कोई रेखा है AOC और AOD, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो AOC और AOD दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये रख दिया मैंने फर्स्ट। सेकंड, तो इसी प्रकार मैं ऐसे लिख सकती हूँ दूसरा वाला भी कि AOD और BOD दो रेखाएं थी। एक बार तो मैंने ये वाली रेखा ली और दूसरी बार मैंने ये वाली, तो इसमें AOD और BOD ये दोनों भी 180 डिग्री होंगे। अब जब दोनों का 180 डिग्री मान है तो मैं दोनों को बराबर कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को बराबर रख दिया। तो AOC प्लस AOD इक्वल टू AOD और BOD। अब ये AOD और AOD बराबर हैं तो दोनों आपस में क्रॉस हो गए, तो बचा कौन, AOC और BOD, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्लियर, तो ये प्रूव हो गया कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ये हम उदाहरण 1 देखते हैं। आकृति 6.9 में PQ और RS परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करती है। अब POR, अब देखो P और R का है, POR ये रेखा और ROQ ये वाला, हाँ मतलब ये किस रेशो में, 5:7 के, मतलब 5:7 के रेशो में ये। तो हमको सभी कोण ज्ञात करने हैं। अब एक का रेशो दे दिया है, अब हमको दूसरे कोण भी निकालने। अब देखो आपके दिमाग में सबसे पहले जब दो रेखाएं आपस में काट रही है और हमको दो रेखाओं का रेशो दे रखा है, एक तो इसका 5 और इसका 7, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये रेखा कुछ दिख रही है, ये 180 डिग्री है और इसके ऊपर रेशो बता दिया 5:7 का। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि अगर मैं x की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसे करती हूँ 5x प्लस 7x इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। कर सकती हूँ ना, क्योंकि देखो मुझे सिर्फ रेशियो पता है और रेशियो में उसका मान कितना हो गया, 180 डिग्री है कि नहीं है। तो इसको 12x इक्वल टू 180 डिग्री कर सकती हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिवाइडेड बाय 12 यानी 2 और 3 यानी 15। तो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। लेकिन मुझे x की तो नहीं चाहिए, मुझे तो 5x और 7x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू जो 15 है इंटू 5 तो कितनी हो गई, 75। तो इसकी आ गई 75 डिग्री। और जब 7x है तो यानी 7 इंटू 15 तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 105। तो एक तो आ गई 75 और एक से आ गई 105। क्लियर। देखो आपको है ना थोड़ी बहुत इसमें आपको अपनी ट्रिक लगानी पड़ेगी कि इसमें हमको करना क्या है। अब इसमें कुछ ना कुछ हिंट क्वेश्चन में जरूर दिया होगा। इसमें देखो ये बता रखा है कि 5:7 के रेशो में, तो आपको ये पता चल गया कि जब स्ट्रेट लाइन होती है तो उस एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो आपके दिमाग में आ गया कि यानी वो जो 180 डिग्री है उसको मुझे 5 और 7 के रेशो में बांटना है। तो आप डायरेक्ट तो 5 और 7 में नहीं बांट सकते ना, मतलब कोई ऐसी क्वांटिटी तो उससे इनटू होगी। तो एक बार वो मैं x मान लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने एक इक्वेशन बना दी। तो मैंने क्या किया, 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे x का मान निकालना है। तो भाई x जुड़ेंगे तो 7 और 5 12, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और x का मान आ गया 15। लेकिन मुझे तो 5x चाहिए था, सिर्फ x नहीं चाहिए था। और यहाँ पे मुझे 7x चाहिए था। तो 7x और 5x की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो आ गई 75 और 105 डिग्री। समझ में आया, क्लियर। तो फिर लास्ट में आप लिखोगे POS ये वाला एंगल। हाँ अब देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो यानी अगर इसका मान 75 डिग्री है तो इसका भी 75 डिग्री होगा। और इस सामने वाले का मान 105 है तो उसके अपोजिट वाले का मान भी 105 डिग्री होगा। क्लियर, समझ में आ गया, निकाल सकते हो ना अब आप। नेक्स्ट, अब ये भी देखो प्रूव करने वाले हैं। किरण OS, पहले तो किरण OS देखो, रेखा POQ पर खड़ी है और OR और OT POS को समद्विभाजित करती है। देखो अब इसमें एक, सबसे पहले तो आप डायग्राम को ध्यान से देखा करो कि डायग्राम में क्या उसने पूछ रहा है और क्या बताया है उसने। पहले तो गिवन क्या है और हमको
प्रूव क्या करना है। तो देखो इसने एक हिंट दे रखा है, ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है POQ, उस पे कोई एक किरण है OS, उसके अलावा जो OR और OS है, OR और OT है सॉरी, वो इस एंगल के समद्विभाजक है। अब देखो जो OR है वो POS के समद्विभाजक, इसका मतलब दो जो कोण बन रहे हैं ना वो आपस में बराबर होंगे। समद्विभाजक का मतलब बिल्कुल बराबर भाग में बांटती है कोणों को, वो आपस में समद्विभाजक होंगे, बिल्कुल बराबर कोण होंगे। 40 का ये है तो 40 का ये भी होगा ऐसे। और जो OT है वो इस वाले SOQ का समद्विभाजक है, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो अब देखो डायग्राम, अब ध्यान से देखो वापस, तो देखो यानी ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये कोण और ये कोण बराबर है। क्लियर? अब दिख रहा है डायग्राम में, देखो डबल डैश है यानी वो दोनों डबल डैश वाले कोण बराबर हैं, और जो सिंगल डैश है वो सिंगल डैश वाले कोण बराबर हैं। क्लियर? समझ में आया? क्वेश्चन की लैंग्वेज से आगे करें। देखो समद्विभाजक है, ये समझ में आ गया। अब POS, अब PO, वेयर इज POS, अच्छा ये वाला है पूरा, एक सेकंड, POS ये पूरा, यही है ना POS, हाँ यस, इसका मान है x, इसका x मान लिया। तो ROT, अब देखो R, वेयर इज R, O और T, ये हमको ज्ञात करना है, यानी ये बीच वाला जिसमें इधर वाला एंगल भी आ रहा है और इधर वाला भी एंगल आ रहा है। अब देखो अब हमको क्या क्या पता है, सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे क्योंकि लास्ट में हमको चाहिए ROT, हमको क्या ज्ञात करना है, ROT ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले हमको पता है OS POQ पर खड़ी है, ये OS POQ पर खड़ी है, समद्विभाजक है। अब मैं कह सकती हूं कि POS ये कोण और SOQ ये, इस कोण को पूरे को मिलाऊं और इस कोण को मिलाऊं तो इसका कोण मान 180 होगा कि नहीं होगा? होगा, यस। लेकिन POS मुझे 180 डिग्री दे रखा है, 180 डिग्री, POS मेरा 180 डिग्री आ गया। तो इस जगह में POS x की वैल्यू पुट कर सकती हूँ ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ POS x प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री। तो SOQ कितना हो गया? 180 माइनस x, क्योंकि x उस साइड चला गया। तो एक इक्वेशन हो गई मेरी ये वाली। अब देखो एक और चीज, एक हिंट इसने और दे रखा है कि OR है, OR POS को समद्विभाजित करती है, तो यानी एंगल ROS क्या होगा? ROS हाफ ऑफ एंगल POS, मतलब ये ROS इसका आधा होगा कि नहीं होगा इसका। और ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे पूरा ROT चाहिए, तो उसके लिए मुझे पहले आधा ROS तो निकालो और फिर ROT आएगा तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगी। तो मैंने ROS निकाला, तो RS की वैल्यू क्या हो गई? हाफ ऑफ POS। और POS कितना है? ये POS ये पूरा x, तो हाफ ऑफ POS x, यानी x/2 आ गई। तो ROS की वैल्यू कितनी आ गई? x/2। यहां तक क्लियर हो गया? अब SOT, SOT देखो ये मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि देखो क्वेश्चन में मुझे ROT मांगा है, तो ROT पूरा ये है। अब मुझे ये टर्म भी चाहिए और ये टर्म भी चाहिए, और ये मैं एक साथ मुझे नहीं दे रखी है, इसलिए मैं अलग अलग निकाल रही हूँ। तो ये मैंने ROS फाइंड करने के लिए मैंने POS की वैल्यू निकाली थी, POS तो मुझे दे रखा था, तो ROS कितना होगा? उसका हाफ है, क्योंकि x की वैल्यू POS x की वैल्यू कितनी, सॉरी POS की वैल्यू कितनी है? x, तो ROS उसका आधा है, तो यानी x/2 हो गई। अब मुझे SOT से काम है, तो SOT के लिए क्या है? हाफ ऑफ SOQ, और SOQ कितना हो जाएगा? अब देखो ये पूरा था मेरा x, तो ये इतना कितना होगा? 180 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर एक वैल्यू x है तो दूसरी कितनी होगी? 180 माइनस एक्स। तो बस इसको मैंने SOQ को क्या लिखा? 180 माइनस एक्स। तो हाफ की जगह है 180 और x/2, तो ये दोनों से गुणा होगा, 1/2 बाहर की साइड में है ना, तो 180 माइनस एक्स है, तो
अब ये 1/2 180 से भी इंटू होगा और 1/2 x से भी इंटू होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं हम 180 डिवाइडेड बाय और x/2, तो ये से ये कट गया तो 90 और x/2 का x/2 रह गया। अब मुझे चाहिए लास्ट में ये वाली टर्म ROT, तो ROT क्या है, किस किस का सम है, एक तो ROS का और SOT का। अब ROS की वैल्यू कितनी आई थी, x/2 आई थी कि नहीं आई थी, देखो ये x/2, और SOT की कितनी है 90 माइनस x/2, ये देखो दोनों का ऐड किया, अब देखो ये x/2 प्लस का है, ये x/2 प्लस का है और एक x/2 माइनस का है। अब देखो मैं आपको बोलूं एक 5 प्लस का है और एक -5 है, तो आपस में कटेंगे नहीं कटेंगे, जीरो आएगा ना, एक +5 और -5, तो ऐसे ही ये पूरा x/2 प्लस का है और ये x/2 माइनस का है, तो ये पूरी टर्म कट, तो ROT की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। क्लियर। अगला एग्जांपल करें कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चलो देख लेते हैं, मैं समझा देती हूँ एक बार। देखो आकृति 6.11 में OP, OQ, OR और OS ये कोई 4 किरणें हैं। अब हमको ये सिद्ध करना है कि POQ ये एंगल, QOR ये एंगल, ये और ये, मतलब इन चारों को मिलाऊं तो मैं 360 डिग्री आना चाहिए। ये हमको पता है कि अगर पूरा राउंड में जाऊंगी ना तो एंगल का सम हो जाएगा 360 डिग्री। तो देखो इसके लिए, अब देखो इस एंगल में अगर देखो कुछ भी अगर इस एंगल में एडिशनल करते हैं ना अपन क्वेश्चन में, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ट्रिक होती है या कुछ ना कुछ रीजन होता है। अब इस एंगल में कहीं भी मैं कोई सा भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकती हूँ, ना तो 90 डिग्री वाला, ना 180 डिग्री वाला, ना वर्टिकल अपोजिट एंगल हो रहा है। तो इसमें मैं एक काम कर सकती हूँ कि अगर एक रेखा में ऐसे खींचूं तो यानी ये एंगल कुछ 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी बनेगी, अगर मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी है देखो इस वाली में, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी ऐसे कुछ, ये वाले दोनों सम क्या हो जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी लाइन हो गई। तो एंगल TOP और एंगल POQ ये दोनों 180 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि रेखीय युग्म है। यस। अब दूसरी लाइन, हाँ OS ये लाइन मैंने ली और ये सेकंड वाला पूरा एंगल लिया है, तो इसमें मैं TOS, देखो कौन से पढ़ रहे हैं ध्यान से देखो, ये कोई लाइन है, इसमें एक तो TOS ये कोण और ये पूरा कोण SOQ, ये भी 180 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे। तो सिर्फ मुझे, और 180 देखो तो मैं क्या है, सॉरी SOQ क्या है मेरा, SOQ ये दो कोणों का योग है, इसका और इसका, तो SOR प्लस QR, तो इसमें पुट करूंगी वैल्यू, तो ये पूरी लाइन क्या हो गई मेरी, एक तो TOS हो गई, एक SOR हो गई और एक QR हो गई इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हो गए दोनों। अब देखो अब दो 180 आ गए कि नहीं आ गए, यानी पूरा इस एंगल का, एक तो ऊपर वाली थे ये वाला पूरा और एक नीचे वाला था, तो एक इसको और इसको, ये दो इक्वेशन थी, तो इस पार्ट को और इस पार्ट को अगर मैं जोड़ दूं तो मैंने जोड़ा TOP प्लस POQ प्लस TOS प्लस SOR और QOR, इन दोनों को जोड़ा तो 360 डिग्री आया। अब देखो परंतु TOP TOS और POS के बराबर है। अब इस वाले एंगल में देखो POS किसके, TOP के और TOS के बराबर है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ दोनों की जगह TOP कहाँ है, देखो TOP ये टर्म है और TOS ये टर्म है, तो इन दोनों को मैं POS कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने कर दिया, तो इसकी जगह मैंने POS ये लिख दिया, वरना दूसरी टर्म रिमेनिंग रह गई। तो इन चारों का सम आ गया मेरा 360 डिग्री। हो गया ना प्रूव। देखो आपको कुछ ना कुछ ट्रिक तो जरूर लगानी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें मैं कौन सी ट्रिक लगा सकता हूँ, और जरूरी नहीं कि एक ही ट्रिक जो बुक में है या जो मैंने बताई है वही लगे, आप कुछ और भी ट्रिक बना सकते हो। आप जैसे इसमें कोई ऐसे सिंगल लाइन ऐसे भी खींच सकते हो, उधर की साइड में आप कैसी भी लाइन एक अजम्पशन लाइन बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, जैसे आपका माइंड चलता है या जैसे आप सोचते हो। तो आप किसी भी तरीके से, आपको प्रूव करना है कि टोटल सम आ जाएगा मेरा 360 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। क्लियर। तो ये हमारे आज एग्जाम्पल फिनिश हुए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चन करेंगे और 6.2 देखेंगे। ठीक है, तब तक आप सारे जो भी एग्जाम्पल अपन ने सीखे हैं उन सबकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, तभी अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, है ना बच्चों। ओके।